डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक नए वीडियो डिस्कशन के साथ में, जिसका नाम है एल्कोआ प्लस। आपने बहुत बार सुना होगा एल्कोआ प्लस के बारे में, क्योंकि आजकल ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रहा है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए जानते हैं हम एल्कोआ प्लस के बारे में क्या क्या चीज़ें जान रहे हैं। तो सबसे पहले इस के कंटेंट्स की हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ एल्कोआ प्लस में क्या क्या चीज़ें होती है, एप्लीकेशन ऑफ एल्कोआ कि एल्कोआ का एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होता है, और फिर हम हर एक एलिमेंट की डेफिनेशन देखेंगे विथ एग्जांपल के साथ में और समझेंगे कि हर एलिमेंट का क्या डेफिनेशन है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला है एट्रीब्यूटेबल, दूसरा है लेजिबल, तीसरा है कंटेम्पोरेनेस, चौथा है ओरिजिनल, पांचवा है एक्यूरेट। तो यहाँ तक के जो एक्यूरेट तक के है ये एल्कोआ हो जाता है। उसके बाद में प्लस का कॉन्सेप्ट आया था। तो प्लस में क्या क्या चीज़ें जुड़ गई? प्लस में कंप्लीट, कंसिस्टेंट, इंड्यूरिंग और अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें मिलके बनता है एल्कोआ प्लस। सबसे पहले हम बात करेंगे एट्रीब्यूटेबल की कि एट्रीब्यूटेबल हम किसे कहते हैं। सो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये है, इट शुड बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल और कंप्यूटराइज सिस्टम दैट परफॉर्म्ड अ रिकॉर्डेड टास्क एंड व्हेन द टास्क वाज परफॉर्म्ड। इसका सीधा साधा मतलब अगर हम ये समझेंगे तो हु एंड व्हेन, यानी कोई भी एक्टिविटी हमारे रिकॉर्ड्स में ये दिखाना चाहिए कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो किसने की और कब की। जैसे अगर हम बात करेंगे कि मेरे बैच रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, कि हम बैच रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं या किसी डेटा शीट की बात कर लेते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम लिखते हैं कि डेट लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, कब चालू किया था, कब ख़त्म किया था, और सिग्नेचर होते हैं डन बाई के। तो यानी डन बाई के सिग्नेचर हुए, यानी किसने किया और कब किया कैसे आएगा। हम उसमें डेट और टाइम लिख रहे हैं, स्टार्ट और एंड टाइम लिख रहे हैं, तो कब किया है वो वैसे आ जाएगा। तो एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्टिविटी के साथ में ये चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए, उससे पता चलनी चाहिए कि वो चीज़ कब की है और किसने की है, तो उसे हम एट्रीब्यूटेबल बोलते हैं। सेकंड है लेजिबल, द इंफॉर्मेशन शुड बी रीडेबल एंड अनएम्बिगुअस इन ऑर्डर फॉर इट टू बी अंडरस्टैंडेबल एंड ऑफ यूज। तो लेजिबल का अगर हम मतलब समझेंगे तो लेजिबल को क्या कि पढ़ा जाना चाहिए। जैसे कि अगर कंप्यूटराइज सिस्टम में भी है या पेपर सिस्टम में भी है, तो जैसे पेपर सिस्टम में अपनी मैनुअल एंट्रीज जो हम करते हैं, तो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एंट्री तो हो गई है लेकिन वहाँ पे इतनी कम जगह है कि वो एंट्री क्या हुई है वो हम पढ़ ही नहीं पा रहे, या वो एंट्री को हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, या हम उस चीज़ को फिर से जो चीज़ लिखा हुआ है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो लेजिबल नहीं होगी। अगर हम कंप्यूटराइज सिस्टम में बात करेंगे तो जैसे हम क्रोमेटोग्राम्स निकालते हैं, तो उसमें ऊपर टेबल, आपका क्रोमेटोग्राफी का ऊपर टेबल आता है ग्राफ से पहले, जिसमें आपके सारे सैंपल की डिटेल होते हैं। अगर उसमें सैंपल की डिटेल अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अगर पेज की सेटिंग अगर आप ठीक से नहीं करें तो ओवर प्रिंटिंग भी होती है। तो ओवर प्रिंटिंग होने के कारण वो प्रिंट तो होता है लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता है, तो वो लेजिबल नहीं हुआ। तो हमने रिकॉर्ड्स इस तरह से बनाना चाहिए कि वो लेजिबल हो, ये इसकी रिक्वायरमेंट है एल्कोआ प्लस की। फिर उसके बाद बात करेंगे कंटेम्पोरेनेस की। कंटेम्पोरेनेस की अगर डेफिनेशन हम समझेंगे तो वो है, द एविडेंस ऑफ एक्शंस, इवेंट्स और डिसीजंस शुड बी रिकॉर्डेड एज दे टेक प्लेस, ऑनलाइन और साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग। ये सीधी सी बात है कि जो भी एक्टिविटी जब होती है तभी हमने रिकॉर्ड करना है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर समझेंगे कि अगर मैं HPLC चला रहा हूँ, तो जब मैंने HPLC स्टार्ट किया है तो उसी टाइम पे उसकी लॉगबुक में एंट्री हो जानी चाहिए कि इस टाइम पे मैंने HPLC स्टार्ट किया है। जब मैंने अगर किसी बैच रिकॉर्ड में अगर मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ या प्रोडक्शन के रिकॉर्ड्स में एंट्री कर रहा हूँ, अगर मैंने ड्राइंग की प्रोसेस चालू कर दी है FBD में, तो मेरे बैच रिकॉर्ड में और लॉगबुक में वो एंट्री आ जानी चाहिए कि इस डेट में इस टाइम से मेरी ड्राइंग की प्रोसेस चालू हो गई है। तो उस चीज को हम कंटेम्पोरेनेस बोलते हैं। अगर हम सीधी सी भाषा में समझेंगे तो जो चीज जब की जाए
उसी टाइम पे उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, तो उसे हम कॉन्टेम्पोरेनियस बोलेंगे। देन ओरिजिनल रिकॉर्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फर्स्ट कैप्चर ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर द रिकॉर्डेड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये इसकी डेफिनेशन है ओरिजिनल की, कि यानी जो भी फर्स्ट कैप्चर होता है हमारा, जैसे हम HPLC में भी अगर हम देखेंगे तो HPLC में जो हम रिपोर्ट निकालते हैं वो हमारा फर्स्ट कैप्चर नहीं होता है, उसकी अलग से फाइलें बनी होती है जो फर्स्ट कैप्चर होता है, और उसको बाद में हम प्रोसेस करते हैं और फिर हम रिपोर्ट निकालते हैं। जो हमारा फर्स्ट कैप्चर होता है उसको हम ओरिजिनल रिकॉर्ड बोलते हैं। जो भी हमारा, जैसे अगर वेट का प्रिंट आउट निकलता है, वेट का प्रिंट आउट निकलने के बाद में हम उस पर साइन ऑफ करते हैं, और ये तो जो फर्स्ट प्रिंट आउट निकला जो हम उसके साथ में लगा रहे हैं वो आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड है, और वो करेक्ट होना चाहिए। देन ओरिजिनल के बाद बात करेंगे एक्यूरेट की। तो एक्यूरेट हम किसको बोलेंगे? रिकॉर्ड्स नीड्स टू बी ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स टू बी एक्यूरेट। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। अब हम इस करेक्टनेस को कैसे अचीव करते हैं? जैसे अगर मैं HPLC से कोई एनालिसिस कर रहा हूँ या बैलेंस से कोई वेइंग कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ इंश्योर करनी है कि मेरा बैलेंस जो है वो कैलिब्रेटेड हो, HPLC जो है वो कैलिब्रेशन में हो, उसका क्वालिफिकेशन वगैरह ऑलरेडी हुआ हो, तभी मेरे को जो उससे जो भी रिजल्ट्स आएंगे या जो मैं उससे रीडिंग्स नोट करूँगा अपने वर्कशीट पे या टेस्ट डेटा शीट पे, तो वो मेरे को एक्यूरेट मिलेगी। अगर मेरा सिस्टम ही कैलिब्रेटेड नहीं है या वैलिडेटेड नहीं है, तो मेरे को उसमें से जो भी डेटा आएगा वो हमेशा इन डाउट ही रहेगा, वो करेक्ट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, वो हमेशा इन डाउट रहेगा। तो एक्यूरेट को अचीव करने का ये तरीका है कि जो भी सिस्टम है हमारा वो इन वैलिडेटेड कंडीशन होना चाहिए, इन क्वालिफाइड कंडीशन होना चाहिए और कैलिब्रेटेड में होना चाहिए, और उसके बाद में हम लोगों ने इसका डेटा निकालना चाहिए। देन बात करेंगे कंप्लीट की, कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वुड बी क्रिटिकल टू रिकॉर्डिंग एंड इवेंट। तो हमारे किसी भी इसके लिए जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर मैं HPLC में केवल ग्राफ ही ग्राफ निकाल लूँ तो वो डेटा कंप्लीट नहीं होगा, उसके साथ में मुझे उसकी सैंपल की इंफॉर्मेशन भी निकालनी पड़ेगी। ऊपर जो हेडर में जो सैंपल की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, इंजेक्शन वॉल्यूम लिखा होता है, सैंपल की आइडेंटिटी लिखी होती है, अगर वो मैं नहीं लिखूंगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। नीचे अगर एनालिस्ट का नाम नहीं आएगा, चेक्ड बाय का नाम नहीं आएगा, तो वो डेटा इनकम्प्लीट होगा। तो जो भी डेटा हमारा होता है वो हमें हमेशा हर लिहाज से कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं ऑटोक्लेव का रिकॉर्ड लिख रहा हूँ, स्टरलाइजेशन साइकिल अगर नोट कर रहा हूँ और उसके साथ में उसके प्रिंट आउट्स नहीं लगे हुए हैं या उसके वो नहीं लगे, तो वो रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब तक कि डेटा कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि हम उसको कंप्लीट के लिए कंप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे कंसिस्टेंट की, कि हमारा डेटा हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट हम अगर एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे तो द इंफॉर्मेशन शुड बी क्रिएटेड, प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इन अ लॉजिकल मैनर, कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो कंसिस्टेंटली जानी चाहिए। अगर मैं HPLC के केस में ही समझना चाहूँगा कि मेरी इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट कैसी होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार मैंने HPLC का क्रोमेटोग्राम निकाला तो उसको किसी और फॉर्मेट में निकाल दिया, दूसरी बार निकाला तो उसकी पेज की सेटिंग कुछ और करके फिर कुछ और निकाल दिया। वो कभी जो नीचे हम लीजेंड्स कैप्चर करते हैं जिसमें आपके रेजोल्यूशंस होता है या हाइट होता है, एरिया होती है और इंटीग्रेशन के पैरामीटर्स होते हैं, तो कभी वो आ गए, कभी नहीं आ गए, कभी सिग्नल टू नॉइस रेशियो आ गया, कभी नहीं आ गया। तो अगर मैं एक ही तरह से कंसिस्टेंटली क्रोमेटोग्राम्स निकालता हूँ तो वो आपके कंसिस्टेंट होंगे, और अगर जैसे मैं कभी कुछ निकाल देता हूँ तो वो आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करेंगे और वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे। तो आपके रिकॉर्ड जितने भी होते हैं, बैच रिकॉर्ड्स भी अगर है तो वो भी एक ही तरह से भरे जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी जैसे फिलिंग में अगर कोई भर रहा है तो 1 kg भर दिया एक जगह, दूसरी जगह पे दूसरा इंडिविजुअल आता है तो उसने 1000 ग्राम भर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी इसमें हम भर रहे हैं वो एक ही तरह से भरा जाना चाहिए और एक ही तरह से एक कॉन्सिस्टेंट फॉर्मेट में सारा डेटा होना चाहिए। Then enduring, the record should be kept in a manner such that they exist for entire period specified in the system. तो जैसा हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जिस टाइम पे हमारी एनालिसिस होती है,
उस टाइम पे हम जैसा डेटा रिकॉर्ड करते हैं वो एंटायर पीरियड के लिए उसी तरह से रहना चाहिए। अगर हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझेंगे तो कैसा समझेंगे कि आपने देखा होगा जब इसके पार्टिकल काउंटर के प्रिंटआउट्स जो निकलते हैं HVAC वैलिडेशन करने के टाइम पे, वो थर्मल पेपर पे निकलते हैं अधिकतर। तो थर्मल पेपर पे क्या होता है कि जब आप इमीडिएटली जब निकलेंगे तब तो बहुत क्लियर और बहुत लेजिबल होते हैं और आप उसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन 1 साल 1.5 साल या 2 साल बाद में वो फैड हो जाते हैं और उससे ज़्यादा टाइम अगर होता है तो फिर तो हम उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि मेरा डेटा जिस फॉर्मेट में इमीडिएटली है, जब जो जनरेट होता है उसी फॉर्मेट में इंटायर लाइफ पीरियड के लिए वो उसी तरह से रहे, उसी चीज़ में अवेलेबल हो। तो इसको हम एंड्योरिंग बोलते हैं। देन आखिरी में अवेलेबल, रिकॉर्ड शैल बी अवेलेबल फॉर रिव्यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिक्वायर्ड रिटेंशन पीरियड, एक्सेसिबल इन रीडेबल फॉर्मेट। तो जो भी आपके रिकॉर्ड्स है, जो भी आपके पेपर रिकॉर्ड्स है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, ये आपके हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और अवेलेबल का मतलब ये नहीं है कि यानी जब हमने जनरेट किया या उसके 1 महीने 2 महीने तक के तो अवेलेबल है और उसके बाद में फिर अगर हम ढूंढ रहे तो हमें मिल ही नहीं रहे, या फिर वो जो है ओवर राइट हो गए। अगर हम कंप्यूटर में अगर बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि यानी एक लिमिटेड स्टोरेज के बाद में कंप्यूटर में हमारी फाइल्स ओवर राइट हो रही है और जिस टाइम हमने जनरेट की थी उस टाइम पे तो अवेलेबल थी, लेकिन बाद में फिर वो ओवर राइट हो गई। तो ये हमें कंप्यूटर सिस्टम में ये सब चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमारे जिस फॉर्मेट में हमारे डॉक्यूमेंट जनरेट हुए हैं उसी फॉर्मेट में हमारे अवेलेबल हो। तो इसमें हमें एक चीज़ ये भी देखनी होती है कि जब हम इसका बैकअप लेते हैं तो बैकअप के अंदर भी जो है वो रीडेबल फॉर्मेट में हो और उसे हमें टाइम टू टाइम जो है आपके सिस्टम पे फिर से लोड करके देखना चाहिए कि उसको हम आर्काइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको रीड कर पा रहे हैं या नहीं, रीडेबल फॉर्मेट में है या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यानी हमेशा हम बैकअप लेते जा रहे हैं और उसको बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, तो वो करेक्ट नहीं होगा। तो हमने अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट और प्रोडक्ट हमने इंश्योर करनी होती है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है थ्रू आउट लाइफ अवेलेबल हो। तो ये अवेलेबल के लिए हुआ है। अब हम ये बात करेंगे कि ये अल्कोआ प्लस के जितने भी प्रिंसिपल्स है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम इनके एप्लीकेशन की बात करेंगे कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो आपने देखा होगा कि अल्कोआ प्लस जो है वो आपका पेपर सिस्टम हो यानी पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन हो या कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन हो, दोनों ही में अल्कोआ प्लस को हमने कंप्लाई करना होता है। और इसकी WHO में डाटा इंटीग्रिटी के ऊपर एक गाइडलाइन है, पिक्स में भी गाइडलाइन है जहाँ पे डाटा इंटीग्रिटी के बारे में लिखा हुआ है। USP में भी गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा हुआ है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी कि अल्कोआ प्लस की क्या क्या डेफिनेशंस है और किस तरह से हमने इसको यूज़ करना होता है। और अगर हम डाटा इंटीग्रिटी की बात करेंगे तो डाटा इंटीग्रिटी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, हम इतने छोटे से समय में इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए कि अल्कोआ प्लस का एप्लीकेशन जो है पेपर बेस्ड सिस्टम में होता है एज वेल एज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में भी होता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था अल्कोआ प्लस पे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं और लोगों से भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।